प्यारे बच्चों, पिछले समय पर हमने पहले चैप्टर में आपको विद्युत आवेश और आवेश की उत्पत्ति के बारे में समझाया था। उसी क्रम में पहले चैप्टर को लेते हुए हम अब पढ़ेंगे वैद्युत बल के संबंध में। तो वैद्युत बल क्या है? वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। वैद्युत बल कहाँ कार्य करता है? दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। और ये वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है? कि दो सजातीय आवेशों, सजातीय का मतलब जिनकी प्रकृति एक ही हो, तो दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो सजातीय आवेश में क्या होंगे? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। तो कह सकते हैं कि दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा बल है वैद्युत आकर्षण बल। तो दो विजातीय आवेशों के बीच, तो विजातीय का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो दो विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार से बिंदु आवेशों के बीच ये दो प्रकार का बल कार्य करता है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल और वैद्युत आकर्षण बल। अब इस वैद्युत बल के संबंध में आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कूलाम का नियम। वैद्युत बल के संबंध में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम समझिए क्या है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिए कि आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर बिंदु आवेश, यानी दोनों आवेश स्थिर अवस्था में जब होंगे तब ये बल कार्य करता है। और अगर ये आवेश गतिमान अवस्था में हो जाते हैं तो फिर ये वैद्युत बल के साथ साथ उनमें चुंबकीय बल भी, यानी कि लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। तो समझेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से, कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से इसका हम सूत्र दे सकते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता तो इसको हम हटाएंगे तो एक नियतांक लिया जाएगा। तो वो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो जहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसमें एप्सिलॉन 0 इसका उच्चारण समझिए, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0। तो जिसमें एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इस प्रकार से एक बार फिर रिपीट करें। कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। तो माना कि दो आवेश Q1 व Q2 जो वायु या निर्वात में परस्पर स्मॉल r की दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के नियम अनुसार लगने वाला वैद्युत बल F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया। तो इस प्रकार सूत्र बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। तो इसका जो आंतरिक मान है वो है 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको याद रखना है, एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से वायु या निर्वात के लिए अगर हम पाई का मान रख करके और एप्सिलॉन 0 का मान रख के हल करें तो इसका पूरा आंतरिक मान हो जाता है 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये वैद्युत बल का सूत्र बन गया वायु या निर्वात के लिए। अब यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात ना होकर कोई कुचालक पदार्थ हो, जैसे मोम, कागज, कांच, तेल, अभ्रक आदि, तब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ K और आ जाएगा। तो K कब आएगा? जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात ना होकर कोई कुचालक पदार्थ जैसे कांच, मोम, अभ्रक, कागज इत्यादि, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो अब बल का मान इतना हो जाएगा, जहां पर K एक विमाहीन नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। तो सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है, लेकिन वायु के लिए K का मान 1 होता है और सभी धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि अगर आवेशों के बीच कोई माध्यम या परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान कम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आवेशों के बीच केरोसिन भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो केरोसिन होगा वो एक परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक 1 से ज्यादा होगा। जब K का मान ज्यादा होगा तो उनके बीच लगने वाले बल का मान भी कम हो जाएगा। इस प्रकार एप्सिलॉन 0 इंटू K की जगह पर हम ओनली एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो केवल ये एप्सिलॉन, इसको क्या कहेंगे? ये कहलाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन दोनों में क्या अंतर हुआ? तो एप्सिलॉन 0 अगर है तो वो कहलाएगी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और केवल एप्सिलॉन है तो ये कहलाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता। इस प्रकार से अब
हमारा बल का सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहां तक ये पूरा कूलम का नियम हुआ। तो इस संबंध के अनुसार हम अगर देखें कि एप्सिलॉन 0 इंटू के बराबर एप्सिलॉन, तो के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से इसमें माध्यम के परावैद्युतांक की डेफिनेशन बन जाती है। तो देखिए डेफिनेशन कैसे होगी, एप्सिलॉन जो कि माध्यम की वैद्युशीलता है और एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है। तो किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा वायु या निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इस प्रकार से ये एक ही राशियों का अनुपात है, अतः के का कोई मात्रक नहीं होगा और ना ही इसकी कोई व्यवहार होगी, यानी एक व्यवहारिक नियतांक कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, इसके बाद कल आगे बढ़ाएंगे।